नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका शहर आपका रिपोर्टर। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का और आज यहीं पर आपको दिखाएंगे आपके शहर, आपके देश, आपके प्रदेश, आपके राज्य की हर वो खबर जो आपको देखनी चाहिए। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना दौरे पर थे। करीमनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी के मुंह से आप अक्सर सुनते हैं अडानी अंबानी, करोड़पति, अरबपति, इनके उद्योगपति दोस्त। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी को यह कहना पड़ गया कि चुनाव के पहले शहजादे ने अडानी अंबानी पर बोलना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर पैसे के लेन देन का आरोप भी लगा दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना में दिया वो बयान सुन लीजिए। कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी, अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। अब सवाल यह भी है कि अब तक अडानी अंबानी पर चुप रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी इतना खुलकर क्यों बोले। क्या कोई ऐसा राज का पता चल गया है जिससे ये लेन देन की पुष्टि हो रही हो। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो यूं ही नहीं बोलते। अब देखना है कि आगे इस बयान के क्या क्या मायने निकलते हैं। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया जिसके बाद से सियासत में बवाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है, पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं तो दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, पहले वो बयान सुन लीजिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. तो सैम पित्रोदा के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तो चमड़ी का रंग देख रहे हैं, सैम पित्रोदा पर बहुत ही भड़क गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो मुसीबत में तो फंस गई है कांग्रेस और सैम पित्रोदा के इस बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा, पशुधन, स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट
को नकारने का काम करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। तो सुना आपने, सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और दूसरी तरफ कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। तो आइए अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सैम पित्रोदा बार बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आते हैं, आज उन्होंने रंग भेद की बात कर दी है। विवेक, बिल्कुल राधा, और अंजुम लुधियानवी का एक शेर है कि रंग से ही फरेब खाते रहे, खुशबुएं आजमाना ही भूल गए। ये रंग है जहां पर सियासत भी है और इस रंग में राजनीति का बहुत बड़ा भंग भी पड़ता है। अभी तक दो रंगों की बात चुनावों में देखते थे, एक भगवा एक हरा, लेकिन अब बात चमड़ी के रंग से भी हुई है और ये रंग की बात दूर तलक जाएगी। सैम पित्रोदा के इस बयान को अगर आप डिकोड करेंगे तो इस बयान में आपको वो सब कुछ नजर आएगा जो कांग्रेस की परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। सैम पित्रोदा ने भारत के नक्शे को इस बयान में समेटा है और वो भी इंसान की शक्ल सूरत और रंग और चमड़ी के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ में इस तरह से जब चुनाव होने जा रहे हैं, तेलंगाना में 17 सीटों पर मतदान 13 मई को होना है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर मतदान 13 मई को होना है। ऐसे में साउथ के लोगों को अफ्रीकी लोगों से तुलना करना, क्योंकि अफ्रीकी देशों की हालत क्या है और अफ्रीकी लोग कैसे दिखते हैं, इसको लेकर तमाम नस्लीय टिप्पणियां सामने आती रहती हैं। तो नस्लीय टिप्पणियों की एक जीता जागता उदाहरण सैम पित्रोदा का है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज सैम पित्रोदा के साथ कोई नहीं खड़ा है। कांग्रेस किनारा कर चुकी है, भले ही मजबूरी सही, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ किनारा करना जानती है, कुछ ऐसा नहीं करती है जिससे सैम पित्रोदा की जुबान पर ताला लगे। लेकिन हां, यह जरूर है कि संजय सिंह और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के बड़े नेताओं ने अपने आप को इस बयान से न सिर्फ दूर किया है बल्कि इस बयान की निंदा भी की है। जी दादा। बिल्कुल विवेक, बयान की निंदा की है कांग्रेस ने, चाहे आम आदमी पार्टी, उस सभी ने किनारा कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सैम पित्रोदा के इस बयान का क्या असर पड़ेगा। विवेक, बिल्कुल असर पड़ेगा उन वोटर्स के मन मस्तिष्क में जो ये सोचकर वोट करने जाते हैं अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को कि वो उनकी हक की बात उठाएंगे। लेकिन उनको कैसा लगेगा जब उनके रंग और रूप को देखकर इस तरह से चीजों को बताया जाता है। हालांकि ये टिप्पणियां बेहद ओछी टिप्पणी में इसकी कैटेगराइज है और आपत्तिजनक ये बयान है। इसका असर ये हो सकता है कि आने वाले समय में कि क्या सैम पित्रोदा ने ये बयान जो दिया है, क्या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी बात है जो अभी सामने नहीं आ रही है। क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं लेकिन अपनी राह आसान कर रहे हैं? क्या सैम पित्रोदा आने वाले राजनीतिक भविष्य में कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं? ये बात आप इसलिए समझिए क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस अपने आप को मानती है और साउथ के ही लोगों को, दक्षिण के लोगों को अफ्रीकी देशों के साथ तुलना करना, वो भी तब जब वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में ये बयान अपने आप में बहुत भारी पड़ सकता है और इसकी भी पूरी संभावना है कि अभी इस पर शुरू हुआ ये वार पलटवार का दौर थमेगा नहीं। भले ही कांग्रेस इस बयान से किनारा कर ले, भले ही इंडिया गठबंधन के तमाम दल, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दूसरे तमाम दल हो, वो इस बयान से अपने आप को अलग कर ले। लेकिन अलग कैसे होंगे? क्योंकि ये वही सैम पित्रोदा हैं, चाहे वो 2024 के ही चुनाव के दौरान दिए गए विरासत टैक्स की बात हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बालाकोट एयर स्ट्राइक को उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सैम पित्रोदा की जुबान लगातार खुलती है और ऐसी खुलती है कि कांग्रेस के रास्ते शायद जनता के लिए बंद हो जाते हैं और उसका असर चुनावों में देखने को मिलता है। अब कांग्रेस को यह समझना होगा कि आखिर ऐसे नेताओं पर लगाम कैसे लगाई जाए, लेकिन उससे पहले जनता को यह समझना है कि उनके लिए ये जो सारी टिप्पणियां की गई हैं, चाहे वो पूर्व के नेता
पूर्व की जनता को लेकर हो या उत्तर की हो या दक्षिण की हो या पश्चिम की हो, जो अलग अलग टिप्पणियां की गई हैं जनता के रंग को लेकर, लोगों की शक्ल को लेकर, वो जनता को समझना है कि उन्हें ये बयान किस तरह से लेना चाहिए और इसलिए ये जनता के विवेक पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। ये बात अलग है कि अब उस पर खूब लीपापोती हो रही है, सफाई दी जा रही है और अपने आप को उस बयान से दूर कर लिया जा रहा है। राधा। बिल्कुल विवेक, जनता इसको कैसे देखती है, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में, ये सभी देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है, तो वहीं अब दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीतने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता प्रदेश की अधिकतर सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतने के दावे कर दिए हैं। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मतदान आशा के अनुरूप हुआ है और प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मतदान के आधार पर बहुत बड़ी संख्या भाजपा में, पूरा आकलन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी संख्या भाजपा के तरफ से होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही है, इसका आकलन हुआ। कल पार्टी कार्यालय में सर्वे भी किया गया था और आज शाम तक शायद कुछ और निर्णय आएगा इसमें। अच्छी संख्या के साथ भाजपा का एनडीए जो है वो 400 पार जाने वाला है। तो वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताते हुए प्रदेश की अधिकतर सीटों को जीतने का दावा किया। दीपक बैच ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा तो कर रही थी, लेकिन 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी को समझ आ चुका है कि वो 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। इस समय छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी देश में बदलाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जरूर नारे लगा रही है 400 पार, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा तक सीमित हो जाएगी। और मुद्दों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का इस समय प्रदेश और पूरे देश में अंडर करेंट जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, जनता के बीच में जनता ने मन बना लिया है कि इस समय देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, चुनाव प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुकी है। बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को अब पता चल ही गया होगा कि 150 सीट भी नहीं आएगी। मृगेंद्र जी, देखिए, राजनीति में दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो बीजेपी हो, अपनी अपनी बातें रखती हैं, अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन जो प्रदेश में चुनाव का माहौल था, जिस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग की, वो सब चीज़ें बताती है कि लगातार जो है यहाँ एक अच्छा वोटिंग परसेंट आया है। और कांग्रेस ये दावा नहीं कर पा रही है कि 5 सीट जीतेंगे, 7 सीट जीतेंगे, 9 सीट जीतेंगे, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 11 की 11 सीटों पर जीत होगी। ये उनके कॉन्फिडेंस को बताता है। और देश में जो जिन मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है भाजपा, उसके प्रति भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार इन चीज़ों को कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव कैंपेन में भी इन मुद्दों को रखा और कहा कि बीजेपी बिना मुद्दों के चुनाव लड़ रही है। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव परिणाम आता है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। जी मृगेंद्र जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को पुलिस कस्टडी में लेकर उनके घर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने जब घर पर छापा मारा था, उस समय त्रिलोक सिंह ढिल्लन घर से गायब थे।
छापे की कार्रवाई के दौरान बहुत से अलमीरा सील कर दिया गया था और बताया ये भी जा रहा है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। तो शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं कि आज त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की। तो ईओडब्ल्यू के एक से ज्यादा साढ़े 12 बजे जारी करेगा। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट जारी करने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से सीजीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र रोल नंबर और संबंधित डिटेल्स के साथ अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा इस साल 1 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक आयोजित की थी। तो साथ ही 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चली थी। तो अब बोर्ड रिजल्ट आने वाले हैं, जिसको लेकर कल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के लिए छात्र इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वीं परीक्षा में करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। तो कल जारी होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे। तो अब छात्रों का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि कल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और करीब 1,46,455 छात्राएं जो हैं परीक्षा इस बार उन्होंने दी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि मीरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे, प्रशासन की क्या तैयारी है? बच्चों को लंबे वक्त से इंतजार था और कब जल्दी से रिजल्ट की घोषणा हो, और अब वो दिन आ गया है कि कल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रवि, देखिए, बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि साल भर के मेहनत का फल मिलने वाला है बच्चों को। और कल वही समय 12:30 बजे बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लाखों छात्रों का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय है, वहीं पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्र हैं उनका नाम बताया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन सभी छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो छात्र अपना रिजल्ट चेक करेंगे उनको सिर्फ अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद उनको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है राधा कि इस रिजल्ट में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो आने वाले छात्र हैं उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी किया जाएगा। रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रवि। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कवर्धा की ओर। कवर्धा में मनरेगा कार्य में लापरवाही और फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जहां कुछ परिवार के लोगों का घर बैठे फर्जी हाजिरी डालकर राशि का बंटवारा किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि जब इस बात की भनक मजदूरों को हुई तो मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया, जहां मजदूरों ने चल रहे मनरेगा कार्य को रोककर बंद करवा दिया है। तो वहीं इस मामले में जब ग्राम पंचायत सरपंच को फोन किया गया तो उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। मजदूरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं इस पूरे मामले की शिकायत जिला पंचायत अधिकारी एवं जनपद पंचायत अधिकारी सहित जिला कलेक्टर से भी की गई है। हम लोग को इस बात का जानकारी नहीं है और इसका हम मजदूरों के साथ मिलके एकजुट होकर हम लड़ेंगे इस मुद्दा में। कलेक्टर तक जाएंगे लड़ने के लिए, अपने हक के लिए। हम मजदूर हैं, मजदूर के साथ में मजदूरी कर रहे हैं, हम मजदूर हैं। अब जो मेट बने हैं उनके घर के परिवार का सदस्य का हाजिरी डाल रहा है और जितने मजदूर हैं वो दोपहर में 2 बार जियो टेक कराने आते हैं।
जय छत्तीसगढ़। विजयनगर में लगातार मनरेगा मजदूरों के लिए काम किया जा रहा है ग्राम विजयनगर में, लेकिन मजदूरों द्वारा शिकायत आया है कि मेट के जो वाइफ है उसका बिना बूटी में पहुँचे 240 रुपये के हिसाब से मजदूरी डला है और जो मजदूर काम किया है उसका 180 रुपये। इसी बात को लेकर आक्रोशित है और नीचे से इसमें जांच करवा के जो मेट दोषी पाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और उसका जो मेट का है कार्य उसको निरस्त किया जाएगा। तो वही बात अब बिलासपुर की, जहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहने को तो सबसे बड़ा जोनल स्टेशन है, लेकिन यहां लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। कोरोना के बाद से यात्रियों के आने जाने का इंतजाम यहां फेल हो चुका है और रेलवे के अधिकारी हमेशा कोई ना कोई बहाना करके लगातार ट्रेन रद्द कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें स्पेशल और मेमू ट्रेन दोनों शामिल है, जिसके चलते 11 दिनों तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि 22 ट्रेनों में 3 एक्सप्रेस और 19 मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। तो कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं, आपको बता दें कि इन सब में कुछ प्रमुख ट्रेनें में गोंडिया डोंगरगढ़, इटवारी गोंडिया, शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, तिरोड़ी तुमसर पैसेंजर जैसे अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं। फोकस पूरे इंडियन रेलवे का ही फोकस है न्यू ट्रैक्स ले करने में, तो इसके वजह से थोड़ा ये समस्या ये रहेगा, लेकिन आगे चलकर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। रेलवे प्रशासन सर, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये हम व्यवस्था करें तो हम जिस जगह में हम पहुंचना था जिस टाइम में, हम उसी जगह से हम जल्दी से जल्दी हम पहुंच सकें। हम रेलवे प्रशासन को वही बोलूँगा कि ट्रेन को समय पे चलाए ताकि यात्री समय पर अपना ऑफिस, काम, स्कूल, कॉलेज सही समय पहुंच पाए। तो चलिए अब बात करते हैं नारायणपुर की। लूट, आईईडी ब्लास्ट जैसे कई मामलों में नामजद थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू यानी कि घर वापसी अभियान के तहत ये सभी नक्सली वापस से मुख्य धार में शामिल हो रहे हैं। तो इस अभियान में नक्सली संगठन की कमर तोड़ दी है और अब तक इस अभियान से प्रभावित होकर 180 इनामी नक्सली सहित 799 माओवादी मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। मलांगीर एरिया कमेटी के प्रतिबंधित 3 माओवादी सदस्य क्रमशः बुरगुम पंचायत केएमएस सदस्य कुमारी नंदे मड़काम निवासी बुरगुम पेरमापारा, गुंडेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य केसा गोंचे निवासी गुंडेरास पटेल पारा, गुंडेरास पंचायत सीएनएम सदस्य कुमारी मल्ले मुचाकी निवासी गुंडेरास पेरमापारा द्वारा आज दिनांक 8 मई 2024 को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष डीआईजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया गया। तो आइए इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं। संजय, घर वापसी अभियान के तहत नक्सली घर वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी खबर है संजय, लेकिन आपसे चाहूंगी कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। सर राधा, फिलहाल जो है सरकार और जो फोर्स है वो 2 मोर्चों पर नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है। पहला ये कि लगातार उनके आधार इलाकों पर ऑपरेशन तेज किए गए हैं, जिसका असर ये है कि कांकेर में 29 नक्सली मारे जाते हैं, बीजापुर में 13 नक्सली मारे जाते हैं, नारायणपुर में 10 नक्सली मारे जाते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर लगातार गृह मंत्री आकर ये बात कहते हैं विजय शर्मा कि आप शांति वार्ता के लिए आगे आइए, आप सरेंडर करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर
पुनर्वास नीति का फायदा देंगे। और यही वजह है कि एक तरफ जब फोर्स का दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में नक्सली वापिस मुख्यधारा में जुड़ने के लिए सरकार से संपर्क कर रहे हैं और इस तरह से सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ फोर्स ने एक तरफ उनके ऊपर दबाव बनाया और दूसरी ओर से उन्हें बेहतर से बेहतर पुनर्वास नीति का यहाँ सपना दिखाया जा रहा है कि आप जब वापिस आते हैं, जब आप मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में दंतेवाड़ा में हम लगातार देख रहे हैं कि सरेंडर हुए हैं। 180 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा 799 ऐसे नक्सल संगठन से जुड़े लोगों ने सरेंडर किया है जो किसी न किसी छोटी मोटी नक्सल घटना में शामिल थे। हालांकि राधा, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि अब तक किसी बहुत बड़े कैडर के नक्सली ने बस्तर में सरेंडर नहीं किया है। हालांकि 6 नक्सली जो किस्टारम एरिया कमेटी के थे उन्होंने आंध्र प्रदेश जाकर सरेंडर किया। तो यहाँ जो सरकार की तो एक बड़ी कामयाबी सरकार को कहीं ना कहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार पहले भी कह रही थी कि नक्सलवाद को खत्म करना है और अब देखा जा रहा है कि घर वापसी अभियान के तहत नक्सलियों की घर वापसी हो रही है। ठीक है संजय, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। हमेशा से विवादों में रहने वाली जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 8 घंटे के अंदर ही परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। तो यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक अंतिम वर्ष का पहला परीक्षा परिणाम जारी हुआ। तो 7 मई की सुबह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा हुई और शाम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम जारी कर दिया है। तो कुल परिणाम 57% रहा। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय द्वारा ये हमारी जो टीम है परीक्षा गोपनीय विभाग की और कुलपति जी के निर्देशन में हम लोगों ने ये प्रयास करा था कि छात्रों का हम जल्दी से जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित कर सकें। इसमें हमने इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई कि जिस दिन छात्रों की परीक्षा समाप्त हो रही है उसी दिन हम शाम तक उनको परीक्षा का परिणाम दे दें, ताकि ये छात्र जो BCA के थे ये उच्च शिक्षा के लिए आगे MCA या किसी भी PG कोर्सेज में प्रवेश ले सकें। जल्दी रिज़ल्ट आने से बहुत अच्छा कर रही है यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चे जो हैं आगे के फ्यूचर के बारे में जल्दी प्लान कर सकें। ज़्यादा टाइम गैप नहीं रहेगा तो वो जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना जो भी आगे का प्लान उनको करना है, और ज़्यादा टाइम लैग नहीं होगा और उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, सुधार हुआ है पहले से काफ़ी, और आगे हमारे भी डिपार्टमेंट्स पे हो, जैसे कि मैं MA कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से, तो उसका भी रिज़ल्ट और जल्दी आए। हाँ, BSc में मतलब अच्छी शुरू मतलब BCA का जल्दी रिजल्ट आ गया है। हम भी आशा करते हैं BSc एग्रीकल्चर का भी मतलब जल्दी रिजल्ट आ जाए, ताकि मतलब हम लोगों का भी सुधार हो सके, और जैसे कि नियंत्रण वगैरह पढ़ाई भी अच्छी मतलब चलने लगी है कॉलेज में विश्वविद्यालय द्वारा। हाँ, मतलब कि जैसे पहले परीक्षाएँ होती थी तो उसके 1 साल बाद रिजल्ट आता था, लेकिन अब मतलब थोड़ा जल्दी आने लगा है, तो हम भी आशा करते हैं कि हमारा भी मतलब जल्दी आ जाए। तो इस खबर पर विस्तार से ज्यादा जानकारी के लिए दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 8 घंटे के अंदर ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। बच्चे तो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि इससे हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये सही है 8 घंटे के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देना? देखिए तकनीकी तौर पर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो अमूमन एग्जाम के फाइनल एग्जाम के बाद होते थे, लेकिन इस बार पहले ले लिए गए। जो टाइम टेबल बनाया गया वो नई शिक्षा प्रणाली के तहत बनाया गया। जो मूल्यांकन का कार्य रखा गया उसके लिए चयनित जो है शिक्षकों को तैनात किया गया। उन्हें टारगेट दिया गया कि आपको समय सीमा के अंदर जो है तमाम कॉपियों को जांच करनी है। और सबसे बड़ी बात, जो अंतिम पेपर था उसमें जो सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है वो ट्रांसपोर्टेशन में गुजरता है, यानी कि जैसे जबलपुर की जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है वो संभाग के 8 जिलों को कवर करती है। अब ऐसे में जो कटनी की कॉलेज है वहां से कॉपियां आने में ही 1 दिन 2 दिन का सब वक्त लग जाता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि व्यवस्थाएं पूरी पहले से ही कर ली गई थी। जैसे ही वहां पर एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही उनकी तमाम आंसर शीट्स लेकर उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पहुंचाया गया। वहां पर मूल्यांकनकर्ता पहले से ही तैनात थे। 90% जो रिजल्ट था वो
लगभग तैयार हो चुका था। आखिरी पेपर के उन्होंने नंबर जांच किए, उसके बाद नंबर चढ़ाए। चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम पहले ही हो चुके थे तो फाइनली चंद घंटों में ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब ये अच्छी बात हम इसलिए कहेंगे क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटियों में ये हमेशा देखा गया है कि बहुत ज्यादा कोर्सेज लेट होते हैं, सत्र लेट हो जाते हैं। ये तक हमने देखा है कि एक सेमेस्टर पढ़ के बच्चा फ्री हो जाता है, सेकंड सेम में पहुंच जाता है, थर्ड सेम में पहुंच जाता है, तब तक उसका फर्स्ट सेम का ही रिजल्ट नहीं आ पाता। और ये स्थितियां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बनी हैं और कई बार इसमें छात्र आंदोलन हुए, कई बार इसमें विवाद की स्थिति बनी। और अब हम ये एक राहत भरी खबर है ये तमाम उन छात्रों के लिए जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर। और एक और बात बताऊं, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है कि चंद घंटों में ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। तो ये बाकी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भी एक मिसाल है और उनमें पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की बात। बिल्कुल दुर्गेश, तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है 8 घंटे के अंदर परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए दुर्गेश आपका शुक्रिया। तो इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस को बस नोटा का सहारा रह गया है। कांग्रेस ने लोगों से मतदान में नोटा का बटन दबाने की अपील करनी शुरू कर दी है। तो वहीं अब इसे लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने नोटा की अपील करते हुए शहर के हजारों ऑटो रिक्शा पर पोस्टर लगाए थे, लेकिन अब इसके विरोध में भगवा ऑटो रिक्शा चलाकर संघ खड़ा हो गया है। शहर के तमाम ऑटो रिक्शा के पीछे राष्ट्रहित में मतदान करने की अपील की जा रही है। तो इसके अलावा ऐसे ऑटो जिनके पीछे नोटा अपील के पोस्टर्स लगे हैं उन्हें हटाया भी जा रहा है। कांग्रेस द्वारा नोटा की अपील करते हुए इंदौर के ऑटो रिक्शा पर लगाए गए पोस्टर्स के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। यहाँ पर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अपील की गई है कि मतदान करें, राष्ट्रीय हित में मतदान जरूर करें। साथ में मैसेज दिया गया है, मेरा वोट देश के लिए, मेरा वोट विचार के लिए, मेरा वोट अवेलेबल बेस्ट के लिए। इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और 1000 ऑटो रिक्शा पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे जो छपवाए गए हैं। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ भगवा ऑटो रिक्शा संघ के संचालक मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। त्रिपाठी जी, किस तरह के ये पोस्टर आप लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस द्वारा भ्रमित किया गया। पिछले दिनों कुछ ऑटो रिक्शा जो खड़ी रहती है घर के बाहर या स्टैंड पर, ऑटो चालक को मालूम ही नहीं पड़ा और उन्होंने जाके नोटा के स्टिकर चिपका दिए। हमारी यूनियन इंदौर की एकमात्र यूनियन है जो रजिस्टर्ड यूनियन है, भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ। जैसे ही हमारे ऑटो चालकों को ये जानकारी लगी, उन्होंने मेरे से संपर्क करा। मैंने तुरंत कहा कि इस स्टिकर को निकालो। आज हमने सारे स्टिकर नोटा के निकला दिए हैं और भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा 6000 स्टिकर बनवाए गए जो कि मतदान के हित में, देश हित में, समाज हित में, क्योंकि मतदान करना प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। इंदौर जिस प्रकार से स्वच्छता में नंबर 1 आता है, अपनी मिठास में नंबर 1 आता है, अपने व्यवहार में नंबर 1 आता है, ठीक इसी प्रकार मतदान में भी इंदौर नंबर 1 आए। हम ये संकल्प इंदौर वासियों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाह रहे हैं। तो इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 लाना है, इसी के उद्देश्य से ये तमाम पोस्टर ऑटो रिक्शा के पीछे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने शुरुआत की है, कहीं न कहीं ये पोस्टर वार में तब्दील होती जा रही है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, पोस्टर वार एक बार फिर शुरू हो गया इंदौर में, देखा जा रहा है। आपने खुद उनसे बातचीत की, भगवा ऑटो संघ के प्रमुख से आपने उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है लोगों को। जी बिल्कुल राधा, देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस पोस्टर लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी पोस्टर निकालते हुए भी नजर आ रही है। आज भी दिन भर हमारे दर्शकों ने देखा कि कैसे वार्ड नंबर 6 की पार्षद संध्या यादव ऑटो के पीछे से पोस्टर निकालती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद जो भगवा ऑटो यूनियन है उन्होंने भी मतदान करने की अपील करते हुए पोस्टर लगाए हैं ऑटो रिक्शा के पीछे। उनका दावा है कि लगभग 6000 ऑटो के पीछे इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा एक और खास बात ये देखने को मिली है राधा की जो ऑटो चालक है वो खुद ही अब ये पोस्टर निकालने में लगे हैं जो कांग्रेस ने लगाए थे नोटा की अपील करते हुए। यहाँ पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उनका प्रत्याशी ही हत्या लिया और लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नोटा का बटन दबाने की मांग करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो देखिए, कांग्रेस का आरोप है बीजेपी ने प्रत्याशी चुरा लिया, तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस। ठीक है पुनीत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए पुनीत आपका शुक्रिया। तो चलिए वहीं इंदौर से एक और खबर है जहां पर 13 मई को मतदान होना है। तो इस वोटिंग से पहले कांग्रेस ने मांग की है कि हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
कांग्रेस नेताओं की तरफ से बकायदा कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य मतदान केंद्रों पर कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इंदौर कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सशस्त्र बल तैनात कर मतदान केंद्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। देखिए कि वो चूंकि हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी जैसा निर्देश देंगे, हम सब लोग पार्टी के लोग दृढ़ संकल्पित है, उस दिशा में काम करेंगे। और लेकिन हमारा दायित्व है कि हमारा कैंडिडेट भले से चोरी हो गया है, लेकिन हम इंदौर के स्वाभिमान को लेकर, इंदौर के सम्मान को लेकर, इंदौर के गर्व को लेकर जितना भी कांग्रेस पार्टी मेहनत कर सकती है, अथक प्रयास कर सकती है और इंदौर शहर की जनता अपने मन माने कैंडिडेट को वोट दे सके, स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग कर सके, उसके लिए माकूल व्यवस्था प्रशासन कराए, उसके लिए हम लगातार संघर्षशील थे, हैं और रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि सीसीटीवी सभी बूथ्स पे लगाए जाएं, इस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में नियम क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इस प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं, जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है और उसका जो प्रसारण है वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर, वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसी बीच बैतूल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान होगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होंगे। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और बैतूल में आपको बता दें कि ईवीएम ले जा रही गाड़ी में आग लग गई थी। इस वजह से एक बार फिर से बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैतूल में, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि बैतूल में बार बार भले ही घटना ये आग की थी, लेकिन इसके पहले भी एक बार वोटिंग प्रक्रिया को डेट बदला गया था, चेंज किया गया था और अब 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान होगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, बैतूल में एक बार फिर 4 मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। आग लगने के बाद से अब यह घोषणा की गई है। सूरज जी देखिए, निश्चित तौर पर बैतूल में एक बार फिर से मतदान होंगे। मतदान 10 मई को कराए जाएंगे। 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। यह मतदान जो होंगे वो मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर होंगे। मतदान इसलिए कराए जाएंगे क्योंकि कल यानी जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को लेकर बस से जो ईवीएम के जो कर्मचारी थे वो लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक बस में आग लगी जिससे ईवीएम को नुकसान पहुंचा। ऐसे में चुनाव आयोग एक बार फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं 10 मई को यह मतदान होना है और सुबह 7 बजे से एक बार फिर से वोटिंग कराई जाएगी और जो कि वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। जी तो अब एक बार फिर 4 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। बैतूल की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान होगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर 7 मई को पुनर्मतदान होंगे। आपको बता दें कि बैतूल में ईवीएम ले जा रही गाड़ी में भीषण आग लग गई थी, जिससे कि
ग्वालियर में तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर की लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जहां पर सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि यहां पर 2 लेयर की सुरक्षा है। कलेक्टर हैं ग्वालियर की रुचिका सिंह चौहान, वो आई थी और उन्हीं की निगरानी में सभी ईवीएम को तालों में कैद किया गया है। सबसे खास बात यह है कि पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी से लैस है। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस का दल 24 घंटे मौजूद रहेगा, जो ईवीएम मशीनों की निगरानी करेगा। सबसे खास बात और है कि यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से कुछ एलईडी भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग आएंगे और इन एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं कि ईवीएम की कितनी सुरक्षा है और कितनी सुरक्षाओं के बीच यहाँ पर रखा गया है। और 4 जून को जब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, उसके बाद तय होगा कि ये ग्वालियर लोकसभा सीट में कौन जीता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो नरसिंहपुर के नर्मदा नदी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। नर्मदा नदी में नहाते समय 3 बच्चे नर्मदा नदी में डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई और 1 बच्चे को बचा लिया गया है। तो ये सभी बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसमें मरने वाले सगे भाई बहन थे। ये सभी बच्चे नर्मदा नदी के सोकलपुर घाट के पास नहा रहे थे। इनका परिवार बैसाख माह की अमावस्या को नर्मदा नदी के मतंगेश्वर मंदिर में अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना की। खजुराहो की मतंगेश्वर मंदिर में विशेष रूप से श्रद्धालुओं की आस्था है। यहां पर अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। भोजपुर के बाद खजुराहो का सबसे बड़ा शिवलिंग है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर साल लगभग 1 तिल बराबर बढ़ता है। आप देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं, क्योंकि अभी कटाई हो गई है तो सारे किसान भाई लोग फ्री हो गए हैं, तो अपने यहाँ आए हैं। वो मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आता है उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए आप देखिए क्या भीड़ है यहाँ। तो चलिए अब बात आईपीएल की, जहां आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला है। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन पहली बार आमने सामने होंगी और थोड़ी ही देर में टॉस हो जाएगा। तो आज ये बेहद अहम मुकाबला है, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला है। तो ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल